तरह से जो मेडल जीतने की शुरुआत की, तो इनकी भूख अभी खत्म नहीं हुई है। इनके नाम एशियाई खेल, एशियाई चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल तो हैं ही। इन्होंने 2011 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ब्रोंज हासिल किया था। इस तरह से देखा जाए तो अब इनके खाते में ओलंपिक मेडल की ही कमी रह गई है, जो उम्मीद है कि टोक्यो 2021 में पूरी हो जाएगी, क्योंकि इन्हें टोक्यो का टिकट मिल चुका है। तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई सीरीज, जिसका नाम है खेलो जी जान से। जी। ये सीरीज इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की प्रस्तुति है। इसमें हम आपको मिलाएंगे कुछ उम्दा खिलाड़ियों से और बात करेंगे उनकी निजी जिंदगी के अनछुए पहलुओं के बारे में, उनके खेल के बारे में और कोरोना के इस काल में जो उन पर असर पड़ा है उसके बारे में। और अगर आप ये लाइव सेशन दोबारा सुनना चाहते हैं, देन यू कैन कैच इट ऑन htsmartcast.com। ये एक पॉडकास्ट सीरीज के माध्यम से भी अवेलेबल है। और हम बताना चाहेंगे कि HT स्मार्टकास्ट देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉडकास्ट प्रोड्यूसिंग प्लेटफॉर्म है। मैं हूं सौरभ अग्रवाल, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट लाइव हिंदुस्तान की ओर से। तो बात करते हैं विकास से। विकास, सबसे पहले आपको टोक्यो 2021 के लिए टिकट की बधाई। जी, थैंक यू। ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि विजेंद्र सिंह के बाद आप लगातार तीसरे ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय मुक्केबाज हैं। आपने 2012 में लंदन और 2016 में रियो में भी हिस्सा लिया। आपको याद है, आज से करीब ठीक 4 साल पहले 16 अगस्त 2016 को 75 किलोग्राम में रियो ओलंपिक में उज्बेकिस्तान के बॉक्सर ने आपकी राह रोक दी थी। ऐसे में इस तीसरे ओलंपिक में आप पे काफी दबाव होगा। नहीं, देखिए, मैं पहले 2 ओलंपिक्स खेल चुका हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस मेरे को ज़रूर काम आएगा इस ओलंपिक्स के दौरान। और देखो, निश्चित रूप से एक हम ओलंपिक स्तर पर अपना देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो एक हल्का-फुल्का दबाव, प्रेशर रहता है। परंतु इसको मैं किसी भी तरीके के एक डर में या फिर कोई एक हद से ज़्यादा मानसिक दबाव के रूप में मैं इसको नहीं लूँगा। मैं पहले बॉक्सिंग को एक दबाव के रूप में लेता था और अब मैं बिल्कुल इसको एन्जॉय कर रहा हूँ, इसको एक आनंदपूर्वक खेल पा रहा हूँ। तो अब मुझे नहीं लगता ये ओलंपिक्स मेरे लिए कोई दबाव का है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इस ओलंपिक्स में मेरे वज़न में मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस्ड है। तो निश्चित रूप से मुझे इस बात का फ़ायदा मिलेगा। तो जो आप पहले दबाव लेते थे, वो किस वजह से लेते थे? जी, देखिए, पहले मैं अपने आप को एक इमैच्योर मानता था कि मतलब एक बॉक्सिंग के अंदर इमैच्योर कि मैं हार जाऊँगा तो क्या होगा, जीत जाऊँगा तो क्या होगा? कि बड़े कॉम्पिटिशन्स के अंदर आपको बहुत सारी दुनिया देखती है, तो आपके ऊपर एक निश्चित रूप से दबाव होता है। तो परंतु अब जैसे ही मैंने प्रोफ़ेशनल बॉक्सिंग स्टार्ट की है, तो उसके अंदर जैसे जो बॉक्सर्स हैं भई, हज़ारों लाखों आदमियों के सामने खेलते हैं और हुँ, उनसे उनकी हुँ। हार जीत के बारे में सवाल करने के लिए भी करोड़ों लोग होते हैं। जैसे आप फ्लोइड मैवेदर को देखो या मैनी पैक्वियो या जितने भी सही बात है। एस्टेब्लिश्ड नाम हैं, उनको करोड़ों दुनिया देखती है। और फिर मैंने सोचा कि मुझसे पूछने वाले तो सिर्फ़ 50 आदमी, 100 आदमी, 200, 500 आदमी ही होंगे, जो मुझसे पूछेंगे भई मैं कैसे हार गया या कैसे क्या होगा? जब वो लोग उस स्तर पे पहुँच के बिल्कुल दबाव नहीं मानते, तो फिर मैं इस चीज़ का क्यों दबाव मानूँ? तो इस चीज़ ने मेरा दबाव बिल्कुल हटा दिया है और अब मैं बॉक्सिंग को एक खेल के रूप में एन्जॉय कर रहा हूँ। टोक्यो की चुनौती काफ़ी बड़ी है। आपके तीसरे ओलंपिक में बेशक आप अपनी पिछली सारी कसर दूर करना चाहेंगे, कोई ना कोई पदक ज़रूर जीतना चाहेंगे। तो इसके लिए आपने क्या तैयारी की है इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए? और एक बात और बताइए कि पहले आप 69 केजी में खेलते थे, फिर आप चले गए 75 में और फिर वापस 69 में आ गए। तो क्या कारण था इसका? जी, देखिए, निश्चित रूप से टोक्यो की चुनौती मेरे लिए नहीं, जितने भी ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स हैं, सबके लिए बड़ी होगी। क्योंकि मेरे वज़न के भी काफ़ी लड़कों ने ओलंपिक क्वालीफाई कर चुके हैं, तो वो भी ओलंपिक को ही ध्यान में रख के ट्रेनिंग कर रहे होंगे। तो और मुझे जो ख़ास तैयारियों की जहाँ तक बात है, मैं प्रोफ़ेशनल बॉक्सिंग अब करता हूँ, तो उसके हुँ। अंदर दूसरे तरीके की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, लंबे समय तक ट्रेनिंग करवाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी चीज़ ऐसी करेंगे प्रोफ़ेशनल बॉक्सिंग जो अमेच्योर्स नहीं कर सकते। तो ना हुँ। मेरे पास एक एज होगा उन अमेच्योर से लड़ने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक कोई ऐसा लड़का नहीं देखा मेरे वज़न के अंदर 69 किलोग्राम के अंदर, मैंने ऐसा कोई लड़का नहीं देखा जो ऑलरेडी प्रोफ़ेशन करता हो, उसके बाद वो मैच्योर के अंदर आया। तो मुझे निश्चित रूप से एक एज होगा।
और सेकंड बात, जो आपने वजन बदलने की बात की, मतलब जब मैंने बॉक्सिंग की शुरुआत की तो मेरे पिताजी ये चाहते थे कि मैं लंबा तगड़ा और एक हष्ट-पुष्ट नौजवान के रूप में आगे बढ़ूँ, एक स्ट्रॉन्ग आदमी टाइप। तो इसलिए उन्होंने हमेशा मेरा वज़न बढ़वाया है। जब मेरा वज़न हमेशा कम चलता था, तो भी उन्होंने हमेशा वज़न मेरा बढ़वाया है। जैसे सपोज़ एक नॉर्मल आदमी तो इस बात को बेवकूफ़ी मानने का कि मेरा वेट 70 केजी चल रहा है और मैं खेल 75 में रहा हूँ, सही बात है। कि मैं 1 केजी कम करके 69 के अंदर भी खेल सकता हूँ। जिस समय मैं ओलंपिक्स के अंदर पिछले साल जब मैं हारा ओलंपिक्स के अंदर 4 साल पहले, तो उस समय मेरा वज़न 71 किलो था और मैं खेल 75 किलो में रहा हूँ। मैं कैसे मुकाबला सही बात है। कर सकता हूँ मुझसे जो 5, 6, 7 किलो जो वज़न लड़के मुझसे भारी हैं। भारी तो है। इस बार मेरे कुछ काफ़ी मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। एक मेरा दोस्त नीरज गोयत है, एक परमजीत है और बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा कि 69 केजी ही तेरा रियल वेट है। अगर तू 1-2 दिन ज़्यादा, मतलब कुछ दिन अगर तू अच्छी ट्रेनिंग करेगा, तो इस वज़न के चक्कर में तू ज़्यादा ट्रेनिंग भी कर पाएगा। तो उन्होंने मुझे सलाह दी और फिर मैंने अपने पिताजी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि अब देखो 2 ओलंपिक्स मैंने खराब कर लिए हैं। अरे अब मैं तेरा बिल्कुल समय और ये इस तरीके से खराब नहीं करना चाह रहा। तो अब तेरी लाइफ है, तेरे को जो करना है तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मेरे पिताजी की मैं बिना कुछ कहे ही हर बात मानता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने मेरे को कहा तो फिर मैंने उस समय एग्री कर लिया और मैंने मेरे दोस्तों की बात मान के और खुद मेरा दिल भी ये बोला कि 69 केजी मेरे लिए आसान है, क्योंकि 75 किलो के बॉक्सर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। 69 किलो के अंदर मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। मैंने ये चीज़ ओलंपिक क्वालीफाई के अंदर महसूस भी की है। अच्छा, ये बताइए, आज पूरी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग के घेरे में आ गई है। ऐसे में जी। आपको लॉकडाउन के दौरान क्या प्रॉब्लम सामने आई? क्योंकि जब लॉकडाउन में ज़िंदगी ठप हो गई, उससे आपको प्रैक्टिस करने में कितना प्रॉब्लम हुई, क्योंकि आप पहले ही क्वालीफाई कर चुके थे और आपके सामने था कि हाँ, प्रैक्टिस करनी है, लॉकडाउन हो गया है। तो ऐसे में आपने खुद को कैसे फिट रखा, प्रैक्टिस की? थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी, देखिए हर एक खिलाड़ी का जो जिस खिलाड़ी का लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है, उसके लिए पहली सीढ़ी ये है कि ओलंपिक क्वालीफाई की। जैसे अब हमने ओलंपिक क्वालीफाई कर लिया, हमारे सामने सिर्फ एक ही टारगेट है ओलंपिक्स को लेके। जिन बच्चों का अभी क्वालिफिकेशन नहीं हुआ या इन देशों का अभी क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट नहीं हुआ या जिन खेलों के अंदर अभी बच्चों का क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, उनके लिए ये चुनौती बहुत बड़ी है कि अभी उन्हें क्वालीफाई भी करना है, फिर उसके बाद पदक के लिए भी जाना है। तो मेरे लिए अभी निश्चित रूप से एक ही टारगेट है। लॉकडाउन जैसे लगा तो फिर मैंने मेरे दोस्त नीरज को मेरे पास बुला लिया था और फिर हम दोनों अपने फार्म हाउस पे रह के 1 डेढ़ महीना हमने लगातार वहाँ मेहनत की है। क्योंकि इस समय पूरी दुनिया बिल्कुल ठप पड़ी है। अगर मैं कुछ ना कुछ करता रहूँ तो मुझे बाद में इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलेगा 1 साल के बाद। क्योंकि अगर हर दिन आप कुछ-कुछ, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ करते रहोगे, तो आपके पास 2 महीने में, 3 महीने में आपके पास बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आपको देखने में को मिलेगी। तो और मुझे ये पता था कि मुझे प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलनी है, तो मुझे मेरी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखनी थी। इसलिए मैंने नीरज गोयत मेरे फ्रेंड को अपने पास बुलाया और मैंने अपनी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट की थी। मतलब आपको घर पे उस तरीके का वातावरण नहीं मिलता जो आपको कैंप्स हाँ, में या ट्रेनिंग सेंटर्स में जैसे आईएएस के अंदर मिल रहा है या हमारे कैंप्स में मिल रहा है, परंतु फिर भी कुछ नहीं से बेहतर कुछ है। तो वहाँ तो आपने सिर्फ प्रैक्टिस की होगी, वो जो फिटनेस होती है, वेट्स हैं, जी। जिम है, वो तो आप नहीं कर पाए होंगे उस दौरान? नहीं, ये मतलब वेट और जिम मेरे पास नहीं थी। ये इसकी कमी थी मेरे पास, परंतु हमारे पास रोड था जहाँ हम रनिंग कर सकते हैं। हमारे पास बैग है जिस पे हम बैग मार सकते हैं। मेरे पास वो था जिसके साथ मैं टचिंग कर सकता था या जिसके साथ मैं कोई भी मूवमेंट कर सकता था। मतलब हमारे पास सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिसका हमें अच्छे तरीके से उपयोग करना था। जब मैं ओलंपिक क्वालीफाई करके आया तो कि भई लॉकडाउन लग गया था और बिल्कुल कोई कहीं भी नहीं जा सकता था, तो मैं अपने घर पे अपने पिताजी के साथ भी ट्रेनिंग करता था। गुड। जब भी मैं जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल नहीं से कुछ-कुछ बेहतर है। जी। तो पिताजी के साथ ट्रेनिंग करने में कुछ, जैसे आपका वेट कैटेगरी दूसरा, आपके पिताजी का तो ऑब्वियसली कुछ अलग होगा, तो जी। कुछ प्रॉब्लम तो आई होगी ना पिताजी के? कैसे आप उनको पंच मारेंगे, क्या करेंगे? नहीं, मैं उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं करता। तो मेरे पिताजी को मैंने सिखाया कि पैड्स कैसे पकड़ते हैं, कि वो पैड दिखाएँगे और मैं उन पे पंच मारूँगा या वो टाइम देंगे कि आप इतने समय के लिए कोई एक्सरसाइज़ कीजिए, तो मैं से उनको बताऊँ कि भाई हर 30 सेकंड में आपको चेंज करवानी है, हर 20 सेकंड में आपको चेंज करवानी है या मैं बोलूँ तो ये एक्सरसाइज़ बोलनी है। तो इस टाइप से की और मैं मेरे पिताजी के साथ फाइट तो कभी नहीं कर सकता। वही मैंने कहा। तो अभी जब आपने लॉकडाउन में अपनी प्रैक्टिस की, तो उस टाइम कोच की ज़रूरत तो पड़ी होगी, लेकिन आपके पास तो सिर्फ एक फ्रेंड थे, नीरज गोयल। उस केस जी। में आपने कोच से कैसे कॉन्टैक्ट किया? रिमोट पे ही किया या कोई आए आपके आस-पास?
जी, हमारा हमारा जो कैंप है, जो इसमें हमारे कोच है सैंटियागो, जो फॉरेन कोच है सैंटियागो है, कुटप्पा है, यहाँ आईएएस के कोच है रोन। तो मैं उनसे लगातार बात करता था, उनसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पूछता था कि उन्होंने कहता कि इस दिन तेरे को ये करना है, इस दिन तेरे को ये करना है। बट यू नो कि हमारे पास सारी चीज़ें तो उपलब्ध थी नहीं। जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध थी वो उनको पता थी, और उन्होंने भी उसके अनुसार हमारा प्रोग्राम बनाया, जिसके तहत मैंने ट्रेनिंग की लॉकडाउन के दौरान। अभी आप कहाँ कर रहे हैं, आईएएस मिस कर रहे हैं? जी, अभी मैं यहाँ विश्व स्तरीय आईएएस के अंदर जो फैसिलिटीज हैं जेएसडब्ल्यू बेल्लारी के अंदर, मैं वहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर। तो इन्हें बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग मेरी यहाँ चल रही है ओलंपिक और प्रोफेशनल बॉक्सिंग को मद्देनजर रखते हुए। और यहाँ जो फैसिलिटीज हैं वो बिल्कुल एक्सेप्शनल है। मैं वर्ल्ड के अंदर यूके के अंदर गया हूँ, यूएस के अंदर गया हूँ, और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया तो हम बहुत बार गए हैं। और जो भी खिलाड़ी यहाँ पे आता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की हमारी टीम आई थी, तो उन्होंने भी इस फैसिलिटीज के बारे में बहुत बहुत मतलब उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि ऐसी फैसिलिटीज तो कहीं ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, और मैं खुद इंग्लैंड और अमेरिका में ट्रेनिंग करके आया, तो ऐसी विश्व स्तरीय फैसिलिटीज वहाँ कहीं भी नहीं है। तो आई एम वेरी लकी कि मैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है आपको आपको अच्छे कोच मिले हैं, अभी अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज मिली हैं, पार्टनर सब वहाँ पे अच्छे जी हैं, और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, प्रो का एक्सपीरियंस है, तो इस केस में अब इंडिया के लिए एक मेडल तो लग रहा है पक्का ही हो गया। आप क्या मानते हैं? जी। नहीं देखिए, मतलब आप इसको एकदम निश्चित रूप से पक्का तो नहीं मान सकते। पक्का तो जब भी होता है जब आपके गले में वो चीज आ चुकी हो। इस चीज को मैं मानता हूँ, चाहे चाहे फाइट की 1 सेकंड रह रही हो, या 1 मिनट रह रही हो, या 1 घंटा रह रहा हो। जब आप जीत चुके हैं, जब आपका डिसीजन हो चुका, जब आपके गले में मेडल आ चुका, उसके बाद ही आप उस चीज को पक्का मानोगे। परंतु हाँ, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, और मैं इस बार निश्चित रूप से ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेरी तैयारी है, जिस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस है, और जो मेरा वर्क एथिक्स है आज के दिन पे, उसको देखते हुए मैं गोल्ड मेडल से कम कुछ नहीं जीतने वाला। अच्छा, 2018 में एशियाड में आपने ब्रोंज जीता और उसके बाद कॉमनवेल्थ में गोल्ड, लेकिन जी उसके बाद पिछले साल आपकी मेडल की तलाश पूरी हुई नहीं, और ये साल फिर जी कोरोना में चला गया। तो ऐसे में जी अब इंटरनेशनल टूर्नामेंट आपने बहुत दिन से कोई खेला नहीं, अगला टूर्नामेंट जी कौन सा है उसका अभी आपको शायद पता नहीं होगा। तो ये जो जी गैप राइट। आएगा, इसमें जो एक प्रॉपर परफॉर्मेंस का जो एक जजमेंट होती है किसी टूर्नामेंट से होती है, वो तो हुई नहीं। तो उस केस में अब जी आप क्या कर रहे हैं तैयारी? राइट। देखो, मैं 2018 में जैसे मैंने एशियाड में ब्रॉन्ज मेडल जीता, उसके बाद मैं अपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में चला गया था, और वहां मैंने 2 फाइट्स जीती हैं। तो कंपटीशन तो मैं अमेच्योर का कोई कंपटीशन अगर खेलूं नहीं तो मुझे अमेच्योर के अंदर मेडल कैसे मिलेगा? उसका मैं जैसे मेच्योर के अंदर आया तो सेफ गेम्स के अंदर मैंने गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद ये ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में मैंने सिल्वर जीता। तो के देखो, हम अकेले हम ही नहीं है जिसको परेशानी है। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी बॉक्सिंग कंपटीशन नहीं हो रहे। हम हमारे पास कोई चीज नहीं है तो हम उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है। तो दुनिया के किसी भी देश के अंदर बॉक्सिंग नहीं चल रही, तो हमें इस चीज को पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। भाई, हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज तो हैं जहाँ हम ट्रेन कर रहे हैं। आपकी बात जैसे कंट्रीज देख लीजिए, या और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिनके मेडल्स बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन फैसिलिटीज उनके पास कुछ भी नहीं। तो ये चीज हमारा हमको एक पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। और जैसे अब अमेच्योर के कंपटीशन खुलेंगे अगले साल, जैसे मैं अमेच्योर के अंदर वापसी करूंगा, तो फिर से कंपटीशन के अंदर मेडल जीतेंगे। आपको 2011 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज मिलने के बाद 2012 में अर्जुन अवार्ड मिला, ठीक है, जी उसके परफॉर्मेंस पे। उसके बाद से आप 5 बड़े मेडल जीत चुके हैं। इसमें जी एशिया ब्रोंज भी है, कॉमनवेल्थ गोल्ड है। ऐसे में अब 2012 के बाद से अब लगभग 8 साल हो गए हैं, और आपके फैंस को अभी इंतजार है कि आपको दूसरा अवार्ड मिले कोई गवर्नमेंट की जी तरफ से। क्या लगता है कि इस बीच में आप अवार्ड क्यों नहीं हासिल कर सके? क्या आप उसके हकदार नहीं जी थे, या आपको दिया नहीं गया? जी देखिए, हकदार तो हकदार तो मुझे तो लगता है मैं हूँ, और जितने भी लोग मुझे जानते हैं जो कुछ खेल के ज्ञान हैं, जिन मतलब मैंने अभी भी पीछे भी मैंने एक स्टेटमेंट दी थी अखबार के अंदर कि भाई देखो, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा ये चीजें मैं एक नॉर्मल खिलाड़ी के रूप में बोल रहा हूँ कि आपको है ना, आप जो जैसे खेल रत्न अवार्ड है या अर्जुन अवार्ड है, ये भाई हमारे गेम के सबसे बड़े अवार्ड है।
तो इनके अंदर आपको पूरी लाइफ की परफॉर्मेंस लेनी चाहिए भाई। आप मतलब कितने साल से आप नेशनल परफॉर्म कर रहे हो। मैंने यही अब पहले भी ये स्टेटमेंट दी थी कि भाई खेल मंत्री से मैं निवेदन करता हूँ कि भाई आप है ना, जो खेल रत्न का जो क्राइटेरिया, राजीव गांधी खेल रत्न का जो क्राइटेरिया है, उसको 3 साल से न छोड़ के आप पूरी लाइफ की परफॉर्मेंस आप देखिए। मैं सही। पिछले 13 साल से वर्ल्ड कैडेट, एशियन कैडेट, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप और यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर मेरा मेरा स्वर्ण पदक है। उसके बाद 3 एशियाड के मेडल है मेरे पास, एक गोल्ड के साथ। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरे पास मेडल है, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल है, एशियन चैंपियनशिप में मेडल है, इंडिया का बेस्ट बॉक्सर रह चुका मैं, 2 बार सेफ गेम्स में है, अभी ओलंपिक क्वालिफिकेशन में है। तो इतने मेडल्स के बाद भी अगर मुझे राजीव गांधी खेल रत्न नहीं मिलता, तो देखो एक निश्चित रूप से निराश होने की बात तो है ही। परंतु मैं इस चीज को पॉजिटिव तरीके से लेऊंगा कि जो चीज नहीं हो रही वो बिल्कुल सही हो रही है मेरे लिए। यानी क्या पता मुझे अवार्ड पहले मिल जाए और उसके बाद मैं संतुष्टि की तरफ चला जाऊं। वेरी गुड। क्योंकि आपको हर चीज़ एक पॉजिटिव देखनी चाहिए। और अगली साल मैं जब इस तरीके से मेडल जीता हूँ, तो उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि मेरे को ये बातें बोलने की ज़रूरत होंगी। उसके बाद गवर्नमेंट खुद मेरे को अवार्ड देगी वो। तो वेरी इस गुड। तरीके से मैं चाह रहा वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। गुड। हूँ। जी। ये बताइए, आपने 10 साल की उम्र में बॉक्सिंग शुरू कर दी, बहुत छोटी सी उम्र में। आपको इंस्पिरेशन किससे मिली कि इसे अपने कैरियर बना लिया? और अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे शुरुआत में शौकिया ही कोई खेल शुरू करते हैं, उसके बाद राइट। थोड़े दिन बाद उनका लगता है माइंड डाइवर्ट हुआ, भटक गए, किसी और गेम में चले गए। लेकिन जी, जी। आपको ऐसा कब आपको लगा कि ये मेरा जो शौक है इसको जुनून बनाना है और इसी को अपना कैरियर बनाना है? जी, देखिए मैंने बॉक्सिंग की शुरुआत बिल्कुल 9-10 साल में की थी। उसमें देखो मैं कोई डिसीज़न लेने के लायक नहीं था, क्योंकि आप भी समझ सकते हो 9-10 साल के बच्चे को कोई डिसीज़न लेने का वैसे भी कोई नहीं होता। तो मेरे फ़ादर ये चाहते थे कि मैं स्ट्रॉन्ग आदमी बनूँ, एक ताकतवर अष्टपुष्ट पुरुष बनूँ, तो इसलिए उन्होंने मेरे को बॉक्सिंग में कराया। और जब मैं डिसीज़न लेने के लायक हुआ 16 साल का, 17 साल का, जब तक मैं बॉक्सिंग के अंदर वर्ल्ड चैंपियन, कैडेट चैंपियन, यूथ के अंदर भी कई मेडल्स जीत चुका था। तो हर चीज़ बिल्कुल सही चल रही थी। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं भगवान की भी मुझसे यही आदेश था कि मैं बॉक्सिंग को कंटिन्यू करूँ, और इसलिए मैं बॉक्सिंग के अंदर चल पड़ा। तो कि पहले ये मेरे फादर की एक सोच थी, मेरे पिताजी की एक सोच थी कि भई मेरा लड़का एक बॉक्सर बनेगा, अष्टपुष्ट इंसान बने। परंतु बाद में फिर ये सोच मेरी भी हो गई कि राइट, अब मैं देश के लिए भी कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, कि आपको कोई आपके परिवार के अलावा कुछ लिमिटेड फ्रेंड्स जानते हों, परंतु अब मेरे पिताजी को साथ रहने वाले हज़ारों आदमी जानते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि मैं अपने फैमिली को इस तरीके का एक मुकाम दे पाया हूँ। और मैं ही नहीं, हमारे जो भी हमारे खिलाड़ी हैं, बहुत गरीब परिवारों से जो उठ के आते हैं, जो अपने परिवार को एक मुकाम दे पाते हैं, ये निश्चित रूप से एक सराहनीय बात है। इस बीच आपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग की ओर रुख कर लिया। प्रोफेशनल बनने के लिए आपने 2 बाउट लड़ी और जीती भी। तो जी। आप ये बताइए कि प्रो बनने का शौक आपको क्यों और कैसे हुआ? क्या आपने जैसे विजेंद्र को देख के प्रो बने, या अपने मन से बने, या टीवी पे देख के? और आपको क्या प्रोफेशनल और एमेच्योर में कौन-सा अच्छा लगता है और क्या फ़र्क है दोनों में? जी, देखिए मेरा प्रोफ़ेशनल बॉक्सिंग खेलने का जो मकसद है, अभी ओलंपिक से पहले जैसे मैंने 2 फाइट लड़ी हैं। क्योंकि देखो मैं बिल्कुल रूटीन के अंदर चल के मैंने 2 ओलंपिक्स खो दिए। इनको मैं बोलूँगा मैंने खो दिए 2 ओलंपिक्स। अगर मैं उस समय भी प्रोफ़ेशनल वाली मेहनत करता, तो निश्चित रूप से उनमें भी कुछ न कुछ अच्छा कर पाता। मतलब इन इससे जो मेरी परफ़ॉर्मेंस अब है, इससे कुछ न कुछ बेहतर कर पाता मैं। ना तो मैंने देखा कि मैंने खुद ही रियलाइज़ किया कि अगर मैं उसी रास्ते पे चलता रहूँगा, तो मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि भविष्य के अंदर एक सिर्फ़ लक पे बात रह जाएगी। अगर मेरे को मेडल आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर मैं पूरी ज़िंदगी में रिग्रेट करूँगा। तो इसलिए मैंने प्रोफ़ेशनल बॉक्सिंग को चुना, क्योंकि प्रोफ़ेशनल बॉक्सिंग बहुत टफ़ है। अब जैसे कैंप्स में भी है या मैच्योर के अंदर है, अगर मैं किसी बच्चे को पावर से मारता हूँ, तो उसकी दोबारा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। परंतु प्रोफ़ेशनल के अंदर मैं कितनी पावर से मारूँ, वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। दोनों के वो आपको भी वो चीज़ टफ़नेस देती है। और ये ओलंपिक्स के अंदर और बड़े कॉम्पिटिशन्स के अंदर ये टफ़नेस काम आती है। हाँ। क्योंकि अब हम किसी इंटरनेशनल बॉक्सर को पंच मारेंगे, तो वो तो हमसे पीछे नहीं हटने वाला ना, वो तो हमारे ऊपर अटैक करेगा, तो हम उस स्थिति को पहले ही जाँच लें प्रोफ़ेशनल के अंदर, ताकि एमेच्योर बॉक्सिंग के अंदर, ओलंपिक्स के अंदर या किसी बड़े कॉम्पिटिशन के अंदर हमें कोई किसी तरीके की परेशानी ना हो। इसलिए मैंने प्रोफ़ेशनल बॉक्सिंग को चुना। और प्रोफ़ेशनल बॉक्सिंग के अंदर दूसरी बात ये है कि हम अपने देश को एक अलग तरीके की पहचान दे सकते हैं। मैंने अमेरिका के अंदर जैसे मैं ट्रेनिंग करने गया था 2014 में, 2015 में, उसके बाद लगातार जा रहा हूँ। तो वे भारतीयों को सिर्फ़ एक डॉक्टर और इंजीनियर के रूप में देखते हैं। तो मैं उन लोगों की सोच बदलना चाहता हूँ कि हम भारतीय
सकती है, पैदाइशी फाइटर्स हैं। और हम जब जैसे हम अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो हम अच्छे बॉक्सर भी बन सकते हैं, बिकॉज वी आर बोर्न वॉरियर्स। गुड गुड गुड। आप भी क्या विजेंद्र की तरह पूरी तरह से प्रो बनना चाहते हैं? मतलब अभी जब जब तक आप एमेच्योर हैं, उसके बाद क्या प्रोफेशनल कोई अपना करियर बनाएंगे? जी, मैं खुद इस बारे में विचार कर रहा हूँ, और अभी तक मेरा जो जो विचार है कि मैं इस प्रोफ़ेशन को अभी लाइफ़ टाइम प्रोफ़ेशन को लेऊँगा। परंतु पहला मेरा टारगेट ये है ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीतना, ताकि जो देश का जो ऋण है मेरे ऊपर, जितना ये हम सबको यू नो कि अब मैं पुलिस के अंदर डीएसपी हूँ, मैं अब कैंप्स में हूँ या मैं कहीं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो पुलिस पुलिस वाले मुझे मेरी गवर्नमेंट अभी भी पैसा दे रही है। हमें कहीं बाहर जाना है, किसी ट्रेनिंग करनी है, हमारी कोई इंजरी हो जाए तो हमारी गवर्नमेंट हमारी इतनी सहायता कर रही है। मुझे लगता है कि मुझ पे एक ऋण चढ़ा रही है सरकार, और भारत की जनता एक ऋण चढ़ा रही है मुझ पे, और मुझे इस ऋण को उतारने के लिए एक ओलंपिक गोल्ड मेडल उनको देना ज़रूरी है। उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जो फैसले होंगे, अपने पूर्णतः प्रोफेशनल होऊँगा, या मैं क्या करूँगा, या मैं अपने जॉब करके देश की सेवा करूँगा, या जो भी कुछ करूँगा वो अपने फ्रेंड से पूछ के, अपने फैमिली मेंबर्स की सलाह लेके, वो सब मैं उस काम को करना चाहूँगा। अब कुछ ज़रा अपने परिवार के बारे में बताइए। आप अपने बच्चों को भी क्या बॉक्सिंग में डालेंगे? या ये जी, आप पूछ देखिए। रहे हैं उनसे क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या करना चाहते हैं? जी, मेरा बड़ा बेटा अभी 7 साल का होने वाला है, और जो छोटा वो 6 का, और जो मेरी बेटी है अभी 4 की हुई है। क्योंकि मैं अपने बच्चों के ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं डालता। उनको जो करना हो करें, उनको जहाँ सोना हो वो वहाँ सोते हैं। उनको अगर मामा के घर जाना है तो मामा के जाएँगे, मेरे मामा के घर जाना है और अपने घर रहना है तो घर रहेंगे। मैंने अपनी सारी मतलब मैं अपनी कोई चीज़ उनके ऊपर थोपता नहीं कभी भी, कि भई तेरे को मेरे पास सोना है या तेरे को ये खेलना है, मैं अपनी कोई चीज़ उनको थोपता नहीं। मैं उन्हें एक सेल्फ लीडर बनाना चाह रहा हूँ, ताकि वो अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स वो खुद ले सकें। कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये सुन के कि मेरी बेटी मेरे को बताती है कि पापा आपको क्या पहनना है? शी इज़ अ बोर्न लीडर, और वो अभी 4 साल की है। तो गुड। मैं अपने बच्चों को इसी तरीके से लीडर बनाना चाह रहा हूँ, ताकि वो अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स खुद लें। अभी तक किसी में आपको लग रहा है कि बॉक्सिंग के लिए किसी के अंदर कोई आकर्षण आया है कि हाँ, वो भी चाहते हैं बॉक्सिंग करें आपको देख-देख के घर में? जी, वो तीनों ही ग्लोव्स की तरफ भागते हैं, और तीनों डेली पैड करने की कोशिश करते हैं, घर में बैग भी लगा है और बैग भी करते हैं। दोनों उनका इंटरेस्ट है, क्योंकि देखो एक एक ब्लड के अंदर आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। भई पापा की फाइट देखते हैं तो हम भी ऐसे मारेंगे, और मेरे को कई बार बताते हैं मैं आपने ऐसे क्यों नहीं मारा, ऐसे क्यों नहीं मारा? फिर मैं उनको धमकाता हूँ, अरे गधों तुम मार लेना जब तुम्हारा टाइम आए। इस टाइप से, ये अगर मुझे लगता है अभी उनका इंटरेस्ट है, परंतु अब देखते हैं अब बड़े जाके क्या होगा। विकास, अपने दर्शकों को, अपने प्रशंसकों को और श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जी, मैं अपने सभी फैन्स को, सभी अपने दोस्तों को, सभी मेरे चाहने वालों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें कि भई आपका बच्चा कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, आपका बच्चा कोई नशा या कोई किसी तरीके का ऐब नहीं कर रहा। और साथ ही साथ मैं खिलाड़ियों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि बिना मेहनत के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। आप गलत चीज़ों का सेवन ना कीजिए, किसी किसी के भुकावे में आकर या किसी के बहकावे में आकर, या कोई आपको गलत संदेश दे कि आप इतनी जल्दी इंटरनेशनल हो जाओगे, इतनी जल्दी आप ये अचीव कर लोगे, तो आप उन सब के बहकावे में ना आएँ, सिर्फ मेहनत कीजिए और अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए। विकास, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छी-अच्छी बातें की और आपको टोक्यो 2021 के लिए ढेरों शुभकामनाएँ। जी, तो ये था आज हमारा इंटरव्यू विकास कृष्ण यादव से। अब अगला इंटरव्यू होगा अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए एचटी स्मार्ट कास्ट की इस सीरीज में, जिसका नाम है खेलो जी जान से। अगर आप हमसे या आईआईएस के किसी भी खिलाड़ी से कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें लिखें @HT-SmartCast पर। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी मौजूद हैं। ये इंटरव्यू दोबारा सुनने के लिए लॉग करें www.htsmartcast.com। अब मैं सौरभ अग्रवाल, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंस, लाइव हिंदुस्तान, मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप हमारे पॉडकास्ट सुनते रहिए नए नजरिए से।